हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को रिवीजन से। कल देखें हमने क्या क्या खबरें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कंपटीशन के बारे में। इस कंपटीशन में जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनके जो बैंड है उनको एक तरीके से कंपटीशन करने का मौका मिला। और यहाँ पे पुरुषों में पहले बात करती हैं तो पुरुषों में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के फोर्स ने ये कंपटीशन जीता, और महिलाओं में ये कंपटीशन जीता है सीआईएसएफ की टीम ने, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम ने। उसके बाद हमने देखा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पैरा सोशल को। आपको मैंने समझाया था कि एक प्रकार का ऐसा रिश्ता है जो कि एक तरफा होता है। किसी यूट्यूबर के साथ में, किसी सेलिब्रिटी के साथ में उसकी पर्सनल चीजों से रिलेट करके हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो कि सिर्फ हमारे साइड से होता है ना, जो व्यूअर है उसी की साइड से होता है। तो इसे कहते हैं पैरा सोशल। उसके बाद बच्चे हमने दूसरा पढ़ा एक फेस्टिवल। ये फेस्टिवल है आपका पैसा महोत्सव। इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि पैसा जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ये बच्चे आपका एक्ट है 1996 में, 1996 में इसे लागू किया गया था पंचायती राज के एक्सपेंशन को लेकर के, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है आपका पैसा। तो पैसा फेस्टिवल हुआ है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी यानी कि असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये नेचुरल थीम पर आधारित हमारे देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये इसकी खास बात है, तो ये हमें याद रखना है बच्चे। अगला हमने पढ़ा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में नए मेंबर के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि 5th मेंबर के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। और इस बार ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है 2025 में, ये भारत ने होस्ट किया है। भारत में नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। हमारे जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि मिस्टर अजीत डोभाल उनके द्वारा इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया। और जितने भी इसमें टोटल जो 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबर में जो है आपका जो अलग अलग देश हैं उनके जो एनएसए हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे शिरकत की गई, उनके द्वारा भी हिस्सेदारी की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है मुझे। ठीक है, अगली खबर है हमारी, क्या पड़ी थी अगली न्यूज बच्चे? हमने पढ़ा था कि WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन परंपरागत चिकित्सा के समापन समारोह में अश्वगंधा पर एक डाक टिकट जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पौधे का नाम आपको याद रखना है, अश्वगंधा। उसके बाद में है चाइना के चांगई 6 मिशन के द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग से जो मटेरियल लाया गया था उस पर रिसर्च हुई। और अभी लेटेस्ट जो है आपके रिसर्च के रिजल्ट आए हैं। यहाँ के चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पे लोह ऑक्साइड पाया गया है। ठीक है, तो चांद में मतलब आपका आयरन है। ठीक है, उनमें से आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होने की यहाँ पे आपकी पहचान की गई। ये बच्चे आपको याद रखना है। तो चांगी 6 मिशन ये किसका है? ये था आपका चाइना का, जिसे कि जो चांद का साउथ वाला हिस्सा है वहां पे भेजा गया था, और वहां से जो है आपका मटेरियल लेकर के आया था। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा। अगला जो है हमने CCPI इंडेक्स के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि 2026 के नाम से रिलीज हुई है और 2025 में दिसंबर के महीने में रिलीज हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पे भारत का जो स्कोर है इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, 100 में से 61 नंबर हमें मिले हैं। हमारा रैंक इसलिए जो है आपका पीछे चला गया है, तो हम जो है 23rd स्थान पे पहुंच गए हैं, जो कि हमारे लिए क्या है? गलत बात है। ठीक है, इससे पहले हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इसमें, लेकिन इस बार जो है आपकी इस रैंकिंग में हम पीछे चले गए हैं, तो याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को बच्चे। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO का जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन हुआ है, जहां पे हमने अश्वगंधा वाली न्यूज पढ़ी थी, वही सम्मेलन है ये। ठीक है, इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला है बच्चे आपका MAISP, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल। दूसरा है आपका आयुष्मान। तीसरा है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी। तो तीनों ही जो है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इन चीजों से संबंधित जो जानकारी है वो इन प्लेटफॉर्म पे आपको दी जाएगी। इन्हें इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। दूसरी न्यूज जो है आपकी इंटरनेशनल है। जापान 2011 के फुकुशिमा हादसे के लगभग 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि काशिवाज़ाकी कारिवा को फिर से शुरू करेगा। अब देखिए बच्चे,
यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी और आज करंट से रिलेटेड भी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले इसको आपको याद करना है, इसका नाम याद करना है। तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि जापान में है, ठीक है। 2011 में जो है आपका ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अब जो है 15 साल बाद दोबारा से इसको चालू किया जा रहा है जापान के द्वारा। तो नाम क्या है इसका, यह है आपका काशिवाजाकी कारिवा, नाम याद रखेंगे, काशिवाजाकी कारिवा इसका नाम है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसकी हिस्ट्री की बात अब करते हैं तो ये लगभग बच्चे 220 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है जापान में। 2011 में जो भूकंप और सुनामी यहाँ पे आई थी उसके बाद जो है बच्चे आपका ये बंद किए गए। टोटल मतलब यहाँ पे 24 रिएक्टर बंद किए गए थे, तो उनमें से एक जो है आपका ये भी था, ठीक है। तो उस समय बंद हो गए थे क्योंकि सुनामी आई थी, ठीक है। तो जिसके कारण जो है मैंने जैसे कहा कि इसकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, 2011 आपको याद रखनी है। जापान में जो सुनामी आई थी उस हादसे में बच्चे आपका ये बंद कर दिया गया था। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 2011 में एक बड़े भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर पिघल गए थे, जिसके बाद परमाणु ऊर्जा को रोक दिया गया था, तब यह संयंत्र ऑफलाइन कर दिया गया था। इस पुनः प्रारंभ की उम्मीद है कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो यहाँ पे कंपनी है, उसके द्वारा संचालित पहला संयंत्र होगा जो कि पहले फुकुशिमा संयंत्र को चला रही थी, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है और इसकी हिस्ट्री ये है कि 2011 में जो सुनामी आई थी उसमें जो है आपका ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे हमारे स्टेट की है और स्टेट जो है आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के है, मेघालय। आप लोगों ने राज्य का नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के बारे में जो है आपकी एक रिसेंट न्यूज आई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण की चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से चूना पत्थर की खान और सीमेंट कारखानों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बच्चे आपका थोड़ा सा याद रखना कि जो आपका नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको लेकर के जो है आपका कुछ एक तरीके से कहेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ये वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो है आपका ये एक तरीके से चेतावनी जारी की गई है, जिस कारण से ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चर्चाओं में आया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे है, ये आपका मेघालय में है, ठीक है। जयंतिया हिल बच्चे, जयंतिया हिल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे आपका ये आता है नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो मेघालय में है। उसके अलावा बच्चे आपकी यहाँ पे अगर हम देखें तो अगली न्यूज भी मेघालय से रिलेटेड है। ये सरकार का एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। अब इसके अकॉर्डिंग किया क्या जाना है, तो मेघालय ने अधिक पर्यटक की भीड़ वाले पर्यावरण पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है। यह योजना पर्यटकों के द्वारा अपने कचरे की जिम्मेदारी लेने को सुनिश्चित करने के लिए एक सरल जमा वापसी सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है बच्चे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, टूरिस्ट, आप लोग कभी खुद भी जो है टूरिस्ट बनकर अगर पहाड़ों में गए हैं तो आप जब जाते हैं तो खुद जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन अपनी एक चीज वहां पर छोड़ करके आ जाते हैं, वो है अपना वेस्ट यानी कि कचरा, ठीक है। तो वो जो कचरा आप लोग वहां पे जाकर के फैलाते हैं, उसी को मैनेज करने के लिए जो है आपका एक ग्रीन डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है जो कि मेघालय सरकार की है। तो इसका नाम याद रखना, इसका काम याद रखना और गवर्नमेंट का नाम याद रखना किसने शुरू किया है। अगला बच्चे आपका स्टेट है, यह है आपका असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ जिले में नाम रूप में असम वैली उर्वरक रसायन कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह सुविधा इसी की 2030 में चालू करने की योजना है, प्रतिवर्ष 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी। तो आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की नींव या फिर आधारशिला कहाँ पे रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको याद रखना है बच्चे आपका डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ में आपकी एक जगह है नामरूप, डिब्रूगढ़ कहाँ पे आपका असम में है, तो डिब्रूगढ़ के नामरूप में जो है आपका परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगली न्यूज बच्चे आपकी एक बुक है, बुक का नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। और इस किताब को लॉन्च किया गया है, हार्पर कॉलिंस बहुत ही जो है आपका रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन हाउस है, तो उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहर बसु, ठीक है। राइटर का नाम है बच्चे आपका मोहर बसु। तो मोहर बसु के द्वारा जो है इस किताब को लिखा गया है, नाम है सलमान खान। और सलमान खान कौन है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगली न्यूज आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, नासा को आप लोग जानते हैं बच्चे। तो नासा ने क्या किया, 2025 इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज, ठीक है। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने को लेकर
के लेकर के जो है आपका ये नासा के द्वारा एक चैलेंज शुरू किया गया। ठीक है, कि मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी कंपनी जो है या फिर कौन बनाता है बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसको लेकर के एक चैलेंज किया गया और एक भारतीय टीम ने इस चैलेंज में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। तो इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बच्चे चेन्नई की टीम है। फोटोनिक्स ओडिसी को मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जो है आपका इस चैलेंज के दौरान दिया गया है और आपको याद रखना है कि नासा का आपका एक चैलेंज है। ठीक है, इस टीम ने एक खास सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम का आइडिया दिया है जिससे कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से और तेज इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे, ये है आपकी चेन्नई की टीम है। ठीक है, फोटोनिक्स ओडिसी चेन्नई की टीम है और उन्होंने नासा का ये जो इस ऐप चैलेंज दिया गया था उसमें पहला स्थान हासिल किया है। अगली जो न्यूज है ये है आपके सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग जानते हैं टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क और इनकी जो बचे नेट वेल्थ है, संपत्ति जो है ना वो हो गई है आपकी 749 बिलियन डॉलर। ठीक है, और 700 बिलियन इस आंकड़े को पार करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, 700 बिलियन। और आपको पता होना चाहिए कि ये तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके बाद जो आपके फोर्ब्स मैगजीन में जो आपकी लिस्ट जारी हुई ना उसमें जो दूसरे नंबर पे है वो है लेरी पेज। ठीक है, तो उनका है बच्चे आपका 500 बिलियन, इनका है आपका 700 बिलियन। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो 700 बिलियन का जो आंकड़ा है इसे पार करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। ही हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच अ नेट वर्थ ऑफ 700 बिलियन। उससे ज्यादा है लेकिन इस आंकड़े को पार करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अगली जो न्यूज है ये आई है इंटरनेशनल न्यूज है। एक ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन हॉक आई इसका नाम है, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। ठीक है, ये दो देशों ने मिलकर के जो है ऑपरेशन चलाया है, अमेरिका और जॉर्डन। तो अमेरिका और जॉर्डन की जो सेनाएं हैं उनके द्वारा चलाया गया एक संयुक्त सैन्य अभियान है। और कहाँ पे चलाया गया? सीरिया में। तो सीरिया में, पूरे सीरिया में जितने भी बचे आईएसआईएस, ठीक है, आईसिस के जो ठिकाने हैं वहां पर जो है आपके हवाई हमले किए गए। ठीक है, उनको जो है आपका निशाना बनाया गया और इसी ऑपरेशन को जो है नाम दिया गया ऑपरेशन हॉकआई। तो आपको दो तीन चीजें पूछी जाएंगी। ऑपरेशन हॉकआई किस चीज से रिलेटेड है? आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं, आईसिस के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने से रिलेटेड है। किसने चलाया है? तो अमेरिका ने चलाया है। अमेरिका के साथ में दूसरा कौन सा देश कंट्रीब्यूट कर रहा था? तो जॉर्डन एक कंट्री है जिन्होंने कि अमेरिका का सहयोग यहाँ पे किया है। ये कार्रवाई सीरिया के पलमियारा शहर में आईसिस के हमले के बाद में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पहले ये पलमियारा शहर में इन्होंने आईसिस ने हमला किया था, उसके जवाबी कार्रवाई में जो है आपका ऑपरेशन हॉकआई चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन हॉकआई आपको याद रखना है, यह आपका सीरिया में। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी आ गई हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हमने टेस्ट बनाए हैं, फुल टेस्ट भी बनाए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो हर प्रकार की चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। जो हमारे कोर्सेज से जुड़े हुए बच्चे हैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दी जाती है, आप सभी को पता है। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे आप लोग, अपनी स्पीड इनहेंस करेंगे, अपनी एक्यूरेसी इनहेंस करेंगे, तो बहुत फायदा जो है आपको होने वाला है। एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था कि मैम कब होगा आरआरबी का एग्जाम? तो बच्चे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आरआरबी की एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग तो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को तैयार रखिए, ये सोच करके तैयार रखिए कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन फिर जो है आपका दिमाग घूम जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, किस चीज़ को रिवाइज करे, किस चीज़ की प्रैक्टिस करे। तो सिस्टमेटिक तरीके से जो है तैयारी को करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम डेट आ जाए और आप जो है फिर घबरा जाए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को वो मत रखिए बच्चे, है ना। सोचिए कि फरवरी में ही आपका एग्जाम है, उसके हिसाब से उसे टारगेट करना है आपको, उसके हिसाब से जो है टारगेट करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।